मॉडिफाई करना, प्लांट के जीन्स को चेंज करना, मॉडिफाई करना। इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? डिजायर्ड जीन ऐड कर देना, या ऑलरेडी जो जीन ऐड हुआ हुआ है उसको जिस तरह हमने प्लम्बर क्या करता है, उसको म्यूटेट कर देना, उसको म्यूटेट कर देना या उसको ठीक कर देना, या उसको ठीक कर देना, उसे हम कहते हैं प्लांट जीन्स की मैनिपुलेशन। ठीक है। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज थोड़ा सा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। मैंने तो मैंने हमने पढ़ लिया, बट इज प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन ट्रांसफर कर देना एक पौधे से, जब फंस के हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया का एक जीन है जो कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हम चाहते हैं कि वो जीन प्लांट के अंदर प्रोड्यूस ऐड कर दिया जाए और वो भी प्लांट के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। या हमने देखा कि बैक्टीरिया का या इंसेक्ट्स के अंदर एक जीन है जो कि फ्लोरिसेंस लाइट प्रोड्यूस करता है, या जुगनू है। जुगनू क्या करता है? हम चाहते हैं कि वो जीन आइसोलेट किया जाए और उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि प्लांट भी उसी तरह चमके। उसको हम उस प्लांट को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर हम रात को लगाएंगे तो वो फ्लोरिसेंस दे उसी तरह की ना, जिस तरह की वो लूसीफरेज जीन कहते हैं उसको। उसी तरह का वो जीन जो है ना प्लांट के, या प्लांट के अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि इसे स्पेशलाइज्ड में वो आप लोगों को बता दिया कि ग्रो प्लांट ने कंट्रोल्ड एसेप्टिक। एसेप्टिक कंडीशन कौन सी होती है? डिजीज फ्री, स्टीराइल, एसेप्टिक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आपकी वोकेबलरी के अंदर भी इजाफा हो रहा है कि इसको कहते हैं एसेप्टिक। ठीक है। अच्छा, यूटिलाइजिंग स्मॉल सेक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू नोन एज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? और जो भी स्टार्टिंग मटेरियल होता है टिश्यू कल्चर के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। अच्छा, दिस मेथड हैज इट्स origin dating back to the 20th century with significant advancement made in the 1950s and 60s के अंदर बहुत ज्यादा इसकी एडवांसमेंट हुई। अब ये एक टूल है हॉर्टिकल्चर के अंदर, मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर। प्लांट टिश्यू कल्चर अलाउ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्लांट स्पीशीज, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर बोथ रिसर्चर एंड कमर्शियल पर्पसेस। अच्छा, द बेसिक टेक्निक टिश्यू कल्चर, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि एक्सप्लांट सिलेक्शन है। ठीक है। मीडिया प्रोपेगेशन है, वेटनेस ऑफ द सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन टू फोस्टर। हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? रीडिफरेंशिएशन से आप कहते हैं डी डिफरेंस। ठीक है। इस दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं, ये काम करते हैं हम प्लांट टिश्यू पर। ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेन की रेशियो कैसे कैसे देखते हैं? ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेन की रेशियो सेम हो तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो, अगर साइटोकाइनेन ज्यादा हो, शूट पर। एग्जैक्ट, इट बी यू गाइस आर वेरी ग्रेट। शुक्र है कि सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट, लैग लैग स्टूडेंट इस क्लास में इकट्ठे हो गए हैं। और इससे पिछली क्लास में सारे निकम्मे एक्सेप्ट आहो। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हमारे ना पाकिस्तान का कि जो हमारे ना, नहीं, अच्छा बीएससी जो करते हैं ना, बीएससी के अंदर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना वो चले जाते हैं बाहर पीएचडी करने, या उनकी जॉब हो जाती है। उनमें से जो निकम्मे होते हैं वो एमफिल करते हैं। आज हमारे सब पीएचडी वाले बैठे बच्चे बैठे थे। उन एमफिल में से जो सबसे निकम्मे होते हैं ना वो पीएचडी में आ जाते हैं। और साडा तो दर्दे सर, सब तो ज्यादा दर्दे सर साडा पता कौन होता? पीएचडी स्टूडेंट। आता ही नहीं होता था, उनको पता ही नहीं लिखना क्या है। और पीएचडी कर रहे हो यार, आपको पता ही नहीं है। नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं कह रहा। पीएचडी स्टूडेंट का अल्लाह ही हमको ना दोबारा भी हो रहा है। ठीक है, आपके सामने कहने गए हम देश की करेंगे अब ये पता ही कुछ नहीं है ना। हमारे जितने भी पीएचडी स्टूडेंट है ना वो सबसे निकम्मे हैं जो पाकिस्तान में। जो बाहर पीएचडी करने चले वो इंटेलिजेंट होते हैं बाहर। अगर वो इंटेलिजेंट होते तो बाहर चले जाते हैं ना। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। बच्चे कुछ ਜਿਹੜੇ हो जाते हैं वो पीएचडी आ जाते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो इसलिए
काइंडली आपने उस तरह का नहीं बनना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, तो हम ये कोर्स से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा वेस्ट है दैट सप्लाई द इफेक्टिव मिनरल्स विटामिन दैट हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। द कंपोजिशन ऑफ मीडिया कैन बी टेलर्ड। टेलर्ड का मतलब क्या है? हाँ, चेंज किया जा सकता है ना। टेलरिंग, आप उसको टेलर्ड किया जाए। कुछ को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, कुछ को कम न्यूट्रिएंट, कुछ को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, कुछ को साइटोकाइनेसिस ज्यादा चाहिए। इसकी रेशियोज को हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमम किसे कहते हैं? मैक्सिमम आउटपुट, वो हम इसके थ्रू, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडिया, दैट इज नोन एज, ठीक हो गया। अच्छा, furthermore, these parameters show that the explant develop roots and shoots effectively leading to successful plant regeneration। regeneration किसे कहते हैं? दोबारा से एक पौधा लिया, उसी की जनरेशन थी, वही जनरेशन दोबारा आ जाना, ये नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन आए। ये अगर सीड के थ्रू हम कोई चीज ग्रो करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है, लेकिन अगर लीफ को लेके टिश्यू कल्चर के अंदर हम दोबारा ग्रो करते हैं तो वही जनरेशन दोबारा आ जाते हैं, रीजनरेशन, दोबारा से वही जनरेशन है, ठीक हो गया। एडवांसमेंट ऑफ प्लांट कल्चर ओवर ट्रेडिशनल मेथड इंक्लूड द ability to propagate plants throughout the year, the reduction of space needed for the cultivation, इसके में बहुत कम स्पेस भी चाहिए होती है। अच्छा, और इसके अलावा ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। दिस प्रोडक्ट कैन बी बेनिफिशियल फॉर प्लांट ब्रीडिंग एज इट अलाउ फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्लांट्स। इससे हम हाइब्रिड सीड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? अच्छा, आप आपको पता है कि आप पॉलन ग्रेन को भी कल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्मेटिक सेल, स्मेटिक सेल के अंदर क्या होता है? टू एन। स्मेटिक सेल के अंदर क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है? वन एन। अगर हम वन एन सेल को कल्चर करें तो उसके पॉलन ग्रेन, उससे पॉलन ग्रेन बनने के बजाय उसको हम सेल डिवीजन स्टार्ट करवा दें। पॉलन ग्रेन जब बन गया, उसके जनरेटर वो ट्यूब न्यूक्लियस बन गया, और उस वक्त उसको उसके अंदर एक ऐसा मीडिया के अंदर डाल दें जिससे उसकी ग्रोथ जो है ना, दोबारा से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, माइटोसिस का प्रोसेस दोबारा से। अच्छा, उससे फिर होगा क्या? अनकंट्रोल सेल डिवीजन प्रोड्यूस होगी, कैलस प्रोड्यूस होगी, उस कैलस से फिर एक नया पौधा बन जाएगा। अब वो जो पौधा होगा ना, वो हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? वो पूरा प्लांट हैप्लॉइड होगा। मेरी बात की समझ आई ना? इस तरह हम ट्रू टू टाइम प्लांट प्रोड्यूस कर लेंगे जिसके अंदर। अच्छा, अब हमने क्या किया? अब हाइब्रिड सीड क्या होता है, पहले तो ये बताओ। दो इनब्रेड लाइन का, दो इनब्रेड लाइन का जो क्रॉस होता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड सीड। अच्छा, अब इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। फर्स्ट किया, हमारे पास एक सीड है, एक वैरायटी है, ठीक है। हमारे पास एक वैरायटी है जिसके अंदर ये वाली फिनोटाइप है, ठीक है। एक जीनोटाइप का मतलब ये जीन्स है सारे। ए इसका डोमिनेंट फॉर्म, छोटा ए रिसेसिव फॉर्म, ऐसे ही होगा ना। अगर हमारे पास एक वैरायटी है, उसका वो इस तरह की है, एक वैरायटी है हमारे पास, उसके अंदर ये जीन्स है, ये हाइब्रिड नहीं है, इसको हम हाइब्रिड नहीं कहते, ये एक नॉर्मल वैरायटी। ये क्या है? एक नॉर्मल वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी वो होगी जिसके अंदर इस तरह हो। क्या मतलब? तमाम जीन्स जितने भी हैं वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो। तमाम जीन्स, होमोजाइगस क्या होता है? अगर दोनों बड़े हैं या दोनों छोटे हैं तो वो क्या होगा? होमोजाइगस। अगर एक बड़ा है एक छोटा है, वो हेट्रोजाइगस। वो क्या होगा? यहाँ पर तमाम जीन्स अगर किसमें है?
हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो दिस इज नोन एज हाइब्रिड। अच्छा जी, डोमिनेंट डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो। अच्छा, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, ठीक है। जो एक्सप्रेस नहीं करता, पर जब यहाँ पर आपका नाम क्या है? अब्दुल गुलाम, अब्दुल गुलाम ये बोल दिया है कि ये सेल्फ है। एक और अब्दुल गुलाम, एक और अब्दुल गुलाम है आपकी तरह सेम शक्ल सेम, इसको क्या नाम वो होता है, ये वो डोमिनेट है आप सेल्फ, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमारे पास हर जीन में एटलीस्ट एक पार्ट डोमिनेंट है, तो हर जीन अपना प्ले रोल करेगा, प्लांट ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ऐसे ही। अच्छा, अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है जी? हाँ, उसमें भी क्रिया जा सकता है। अच्छा, जो अच्छा ये जो जो नेचुरल आइडेंटिटी वैसी होती है कोई उसके अंदर हेटेरोजाइगस होते हैं, कुछ होमोजाइगस होते हैं, कुछ बल्कि और बल्कि दोनों जो दोनों सिस्टम है। अभी भी इसके अंदर ना बिला जुगाड़ इस्तेमाल होता है। हर जीन अपना काम, कुछ जीन बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ जीन काम अच्छा नहीं कर रहे होते। अब हमने क्या किया कि इससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो दो तरह के पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा फर्स्ट के ए बी सी डी सी एफ, ये बन गया, ठीक है। और दूसरे पे ये छोटा ए बन गया, बड़ा बी बन गया, फिर सी सी डी, ठीक है, और ई, इस तरह डिफरेंट तरह के हमारे पास ये बन गए, ठीक है। अब हमने इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू कल्चर किया, हमने इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू कल्चर कर लिया, इससे बना लिया हमने हाइप्लाइड प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। जिस तरह मैंने अभी बताया था कि आप पॉलन ग्रेन को कल्चर करके, इसी तरह ही हमारे पास एक ये बन गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब है कि ये तो है ना टिश्यू कल्चर के थ्रू हमने बना लिया, नेचुरली हम कैसे बनाते हैं इनब्रेड लाइन? नेचुरली हम इनब्रेड लाइन कैसे बनाते हैं? इट मींस हमारे पास ऐसी दो लाइन होनी चाहिए, हमारे पास दो ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर एक लाइन ऐसी हो, दूसरी हमारी लाइन हो ये दो हमारे पास अगर लाइंस हो, दो जीनोटाइप हो, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका आपस में इधर से बड़ा ए आया, उधर से छोटा ए आया, इधर से बड़ा, उधर से बड़ा भी आया, इधर से उधर से बड़ा, इधर छोटा सी डी डी एफ एफ, अब हाइब्रिड बन जाएगा। हाँ, इट मीन हमें दो ऐसी इनब्रेड लाइन चाहिए जिनके अंदर उनके जो ए के अंदर उसका डोमिनेट वाला पार्ट हो, दूसरा जो है रिसेसिव वाला पार्ट हो। अब ये कैसे अचीव होता है? ये कैसे अचीव होता है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन लेते हैं, पर ये वाली पॉपुलेशन ली, अब इसमें से हमने क्या किया, वो तमाम पौधे जो बड़े कद वाले हैं ना वो अलहदा कर लिए, छोटे कद वाले अलहदा कर लिए, और दरमियाने कद वाले अलहदा कर लिए। फिर आप लोग तीनों को अलहदा अलहदा नहीं, क्रॉस नहीं करना, इसके कोई क्रॉसिंग नहीं करनी, इसके अंदर इन ब्रीडिंग ही करवानी है, सेल्फ ब्रीडिंग ही करवाते जाना है। अब हमारे पास 3 लाइन बच गई। अब देखना पॉसिबिलिटी जो बड़े वाले होंगे ना, उसके अंदर 3:1 की रेशो हो। फिर आपने उसका फिर क्या कराया, फिर अगली जनरेशन जनरेट की, फिर उसके अंदर ये पता चला कि उसके अंदर
98% बड़े हैं और 2% छोटे हैं। फिर उस 98% को फिर लिया, उसमें 99% बड़े आ गए, और इस तरह 6 7 8 जनरेशन ऐसी लगती है जिसके बाद हमारे पास एक इनब्रेड लाइन आ जाती है। इस तरह एक छोटे कद वाली इनब्रेड लाइन ले ली, छोटे प्लांट लिए, उससे अगले अगले अगले, अब हमें 6 7 8 जनरेशन के बाद अब पता चला कि तमाम के तमाम प्लांट जो है छोटे कद वाले आ गए। अब उन दोनों पर जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होगा। उन दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होगा। अब यही काम अगर हम टिश्यू कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं कि इनका इसके, अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है, हमारे पास प्लांट आ गए, इस सेल को इस सेल के साथ हम फ्यूज भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? फ्यूज। फ्यूज किसे कहते हैं? दोनों को आपस में ना एक हमारे पास ना एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोपोरेटर होता है एक्चुअली। हम दोनों सेल्स को एक ही ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसको फिर नीचे से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, ये सेल और ये सेल, ये दोनों का डीएनए मिक्स होकर एक सेल बन जाता है। दोनों सेल्स का डीएनए एक सेल के अंदर आ जाता है, इसे कहते हैं फ्यूजन। इसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। अब वो जो ये दोनों जो जो है ना, दोनों वाले एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। अब ये हाइब्रिड हाइब्रिड लाइन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हाइब्रिड लाइन हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होती क्या है कि इसके अंदर हमारे पास तमाम जीन्स किस फॉर्म में होने चाहिए? हेट्रोजाइगस फॉर्म में। उसके लिए हम इनब्रेड लाइन तैयार करते हैं। इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इसके लिए आपको 6 7 8 जनरेशन तक आपको, अच्छा, वेट करना पड़ता है। अगर अभी आप 4th सेमेस्टर में हैं या 3rd सेमेस्टर में हैं, अभी से आप प्लांट ग्रो करने शुरू कर दें, हर नई जनरेशन से पहले आप प्लांट कलेक्ट कर लें, ठीक है, फिर उनको अगली जनरेशन फिर ग्रो करें, फिर अगली जनरेशन ग्रो करें। आपके जब तक आप लोगों की एमएस बीएससी होनी है, आप ऐसी 2 3 4 इनब्रेड लाइन तैयार कर लें, बाद में उनका आपस में क्रॉस करवा लें। अगर तो वो यील्ड आपकी पहले से पेरेंट से दोनों से अच्छी है तो F1 हाइब्रिड होगा। वो क्या होगा? ठीक है। अब आप फार्मर्स को वो हाइब्रिड सीड बेच सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, लेकिन इसमें मसला क्या है कि पोलन ग्रेन जो है ना, आपने अगर एक लाइन इधर लगाई है ना, अगर 1 मीटर, फर्ज के 1 मीटर का डिस्टेंस है, पोलन ग्रेन ऑनियन का 1 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। आपने अगर एक ब्रीडिंग एक इनब्रेड लाइन लगाई है, दूसरी इनब्रेड लाइन इट शुड बी अवे फ्रॉम 1 मीटर, ताकि वो दोनों के पॉलिनेशन कहीं आपस में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि हमें अवॉइड करनी है। हमें सिर्फ उस वक्त उनको मिक्सिंग करनी है, क्रॉस पॉलिनेशन, जब हमने उनका आपस में क्रॉस करवाना है। उसके बाद जो प्लांट सीड प्रोड्यूस होगा, वो सीड जब फार्मर ग्रो करेगा तो अच्छी यील्ड आ जाएगी, लेकिन उससे अगली जनरेशन अच्छी नहीं आएगी, उसके अंदर फिर 9:3:1 की रेशो आ जाएगी। मेरी बात की समझ आई आप लोगों को? ठीक है। तो अब आपके पास वो जो इनब्रेड लाइन है ना, तो आपने उसको मेंटेन रखना है, और आपने ये रखना है कि उससे, फर्ज किया आपने ऑनियन की अगर इनब्रेड लाइन यहाँ लगाई है ना, आपने श्योर करना है कि इस 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, या 100 मीटर या 1 किलोमीटर इधर ऑनियन का तो और प्लांट ना हो, क्योंकि आपके पास कॉस्ट काफी होगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा आप, हाँ अलबत्ता आप ये काम ग्रीन हाउसेस के अंदर भी कर सकते हैं। ये ग्रीन हाउस उसको बंदा बंद करे ताकि वो उसके पॉलन की उसके अंदर एंटर ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना, वो सेल्फ पॉलिनेशन आपने, आपके पास ये प्रोसेस होना चाहिए। समझ आ रही है? तो इसलिए प्लांट हम नॉर्मली इसको, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोल ऑफ जीन क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर? Plant tissue culture is a sophisticated technique that leverages the unique properties of plant gene to facilitate the growth and regeneration of the plant from the single cell। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है।
Somatic embryogenesis, a crucial process for the plant propagation, is heavily reliant on the expression of specific genes that regulate developmental pathway. Genes such as leafy cotyledon 1 and histone can pivot in controlling the formation of somatic embryo. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जब प्लांट के अंदर एम्ब्रियो बन रहा होता है कौन से जीन एक्टिवेट होते हैं? जब आप दाने चावल बनाते हैं तो उसके साथ कभी ऐड कर देते हो, अपनी बिरयानी बनाती है बॉइल करेंगे, फिर बॉइलिंग वाला प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपने वो दूसरे चावल बनाने हैं, पुलाव बनाना है, तो ज़्यादा बॉइल अलग से नहीं करके उसी के अंदर ही मिक्स करनी, वो डिफरेंट जीन्स या डिफरेंट पाथवेज एक्टिवेट हो गए। जब प्लांट के अंदर लीफ डेवलप होगा तो कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे? तो लीफ बनेगा। अगर एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट कर रही है तो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो एक्टिवेट होंगे तो एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा, अब हमें हमें पता चला कि ये वाले जो जीन्स है ना, ये वाला लीफी कॉटिलेडन LEC1 and histone deacetylase are pivotal in controlling the formation of somatic embryo from culture। अब हमने देखना है कि अगर कल्चर सेल के अंदर हमने कोई ऑक्सीजन साइटोकिनिन की ट्रीटमेंट दी और उस कैलन के अंदर हम देखें, उसका जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करें, अगर तो ये दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, इट मींस एम्ब्रियो बनेगा। अब इट मींस ये ट्रीटमेंट अच्छी है, नहीं लगी समझ? अब हमें, मैंने कहा था कि हमने ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेट की खास अनडिफरेंशिएट करना है ना, उसके बाद एम्ब्रियो की तरफ लेके बनाना है। हमें कैसे पता चलेगा कि एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं? एकदम विजुअल। अब आपका विजुअल इतना अच्छा नहीं है, अब आप क्या करें कि उसके थोड़े से टिश्यू लें, उसका RNA आइसोलेट करें और इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन रियल टाइम PCR से मालूम कर लें। अगर तो इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन किसी ट्रीटमेंट के अंदर ज्यादा आ रहा है, इट मींस दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। नहीं लगी समझ? आज ये जो बेचारे अभी फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, इनको शायद ना समझ आ रही हो। अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि एक फर्ज किया आपने, आप क्या खेलते थे? फुटबॉल। फर्ज किया, हमने देखा कि इस बंदे को हम आप लोगों में से हमने देखा है कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो हमने फुटबॉल की टीम बनानी है। आप सब का हम एनालिसिस करेंगे। अगर तो पहले देखा कि जो बंदा पूरा घंटा खेल सकता है फुटबॉल बगैर रुके और उसको सांस नहीं आता, उसको मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आपकी क्लास में मैंने देखा कि कोई बच्चा नहीं खेला, इट मीन अभी एम्ब्रियो इस क्लास के अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, इस ट्रीटमेंट के अंदर पोटेंशियल नहीं है कि एम्ब्रियो बनाएगा। फिर दूसरी क्लास में यहाँ आपने देखा कि दो बच्चे ऐसे हैं जो पूरा घंटा खेलने और थकते भी नहीं है, इट मीन इस ट्रीटमेंट के अंदर पोटेंशियल है कि एम्ब्रियो बनाएगा जब वो अच्छा फुटबॉलर या क्रिकेटर तो होगा। मेरी बात समझ आएगा? अब हमने ये देखना है कि हमने पहले पौधे को हमने 0 कंसंट्रेशन दी ऑक्सीजन की, एक के अंदर हमने 0.5 दी, फिर 1 दी, 1.5 दी, फिर 2 दी। हमने देखा कि ये जो पहला जीन है ना, कौन सा है? HDA, कौन सा है? LEC1, LEC1। इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर फिर 20 है गया और यहाँ पर 0 है। तो इट मींस दैट विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? 1 वाली। इट मींस 1 वाली ट्रीटमेंट के अंदर इस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा आ रहा है। इट मींस दैट दिस ट्रीटमेंट कैन बी गुड फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कैन बी अ गुड फॉर एम्ब्रियो। एक तो है ना विजुअलाइजेशन, आप कर ले, आपके अंदर इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन है कि आपने एम्ब्रियो को चेक कर लिया। ठीक है, एक अब आपके पास आपको पता ही करना है कि एम्ब्रियो बना है या नहीं बना, जैसे आगे फ्यूचर में एम्ब्रियो बनेगा आप उसका एक एनालिसिस कर लें। अब आप देखेंगे कि एम्ब्रियो जब बन रहा होता है कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है, ये ऑलरेडी लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है कि अगर ये LEC1 जीन ओवर एक्सप्रेस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा।
समझ आ रही है? अगर ये मीनोवर एक्सप्रेस नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। समझ आ गया आपको? ये वो रिसर्च है, आप प्लांट टिश्यू कल्चर की पूरी की पूरी रिसर्च है। आपने हर काम, जो भी चीज ऑप्टिमाइज करनी है उसके लिए आपको वो सारी जीन एक्सप्रेशन लैब भी होनी चाहिए। आप दुनिया की प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कैसी कैसी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, कुछ इतनी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, टेम है, सैम है, रियल टाइम पीसीआर का वो डाटा है, वो सारी चीज है वहां पर अवेलेबल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको वो बात बता रहा हूँ जो दुनिया की, अब मोनसेंटो है दुनिया का सबसे ज्यादा सीड वो बेच रहा है। मोनसेंटो है, और कौन सी है जो इतनी बड़ी बड़ी सीड की कंपनीज हैं, सिंजेंटा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे इनकी जो, जहां पर ये सीड डेवलप कर रहे होते हैं ना, ये ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे होते हैं। आप इनकी दो बड़ी लैब्स हैं मोनसेंटो की, एक है लॉस एंजलिस के अंदर है, एक सिंगापुर के अंदर है। अगर आपकी वहां जॉब हो जाए ना तो आपको मजा आ जाएगा। कोई और ऐसी ऐसी दुनिया की जहां की टेक्नोलॉजीज उनके पास हैं कि ऐसे ऐसे वो प्लांट डेवलप कर रहे हैं कि मजा आ जाता है कि वो इतने कंफर्म होते हैं कि ये जो जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करने हैं उनके लिए तो इतने पैसे हैं, मसला ही कोई नहीं है। जब आप इतने कंफर्म हो जाते हो पहले ही कि वाकई इसके अंदर एम्ब्रियो वाला जीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरा एम्ब्रियो बनेगा ही बना। आपका आप समझ रहे होते हैं कि मेरी जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ ये बेस्ड नहीं होगी। अब उसको पता ही नहीं, जहां पर 9 किया है और कंफ्यूजन होता नहीं, नहीं बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, क्या हो रहा है। तो लेकिन वो जो बुरे हैं ना, वो इतने अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं कि हर एक चीज को पहले से मॉनिटर कर लेते हैं। वो पूरा पूरा प्लान बनाते हैं कि क्या होगा, व्हाट इज दिस, उसमें क्वेश्चन रेज होगा, उसमें कौन कौन से केमिकल हम स्टडी करेंगे तो ये होगा ये होगा वो होगा। इतना लिटरेचर पहले ना स्टडी करते हैं, फिर उसके मुताबिक वो एनालिसिस भी करते हैं। ये ही करने के बाद अगला चाहिए ना, अच्छा यार मैंने जो लाभदार गएगा तो ये थे है, ये हो जाएगा। अच्छा यार मतलब ये वो कैलकुलेटर आ गया, तेल भी गया, स्टडी बन जाएगा। ठीक है, वो ये वो आ गई रेडियो बना ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਂ ਵੀ। ठीक है ना, ਅਸੀਂ क्या जी वो इंडिया ने ना सीएनजी स्टेशन लगा दिए, हम भी लगा दिए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास तो इतनी गैस ही नहीं है, हमारे पास तो 10 साल बाद सीएनजी का पुराना आ जाना है। अब हम बेचारों ने इतनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई थी सीएनजी के ऊपर, वो कितनी जाया होगी उन लोगों की जिन्होंने सीएनजी स्टेशन पहले लगाए थे, जाया होगी ना उनकी उनकी इन्वेस्टमेंट। हमने प्लान ही नहीं नहीं है। ये होता है रिसर्च करके कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब तक वो रिसर्च माइंड नहीं होंगे ना, पाकिस्तान में नहीं ऑर्डर करेगा। आपने बकायदा पहले पूरा एनालिसिस करना है, मार्केट का एनालिसिस, अभी पूरे ट्रेंड्स रिसर्च कर। तो समझ आ रही है आपको? तो देन वी कैन बी सक्सेसफुल इन अचीविंग आवर गोल्स। और उसके लिए हमें, अगर एग्रीकल्चर में हम कहें कि ये हमें पैसे चाहिए, तो पैसे मिलेंगे तो ही काम होगा, वो फैसिलिटीज होगी। अगर कोई कहे कि यार अब आप लोग ना हमें ट्राउट टॉलरेंट वीट क्रॉप दो, हमारे पास ना ये थे कोई मसल ਚੀਜ਼ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेता है उनके साथ। अंडरस्टैंडिंग कैसे? यार मैं ना, आप मुझे प्रोजेक्ट दे दे, 50% आपका, 25% आपका। मैं ना, मैंने कई प्रोजेक्ट जमा कराए। मैंने एक बंदे से, मेरा दोस्त है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, उसने मुझे कहा यार तू तो लाहौर रहना, तेरा तो प्रोजेक्ट बड़ी सारी ना हो सकता। मैं किवें? कहता वो पार्क के ऑफिस जा, ਉੱਥੇ जाके उन्होंने पहले मिल लिया कर, वो फिर वो आपके ना प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देंगे। आप उनको कह देना कि मैं ना ये 20% में आपको दे दूंगा ना। जिस तरह ये वो अभी वो रेडियां बिकी है 95,000 वाली, 1.5 करोड़ में। वो 95,000 की रेडी सीगी,
वो 1.5 लाख थी, उन्होंने 50,000 रुपये एक रेडी तो कमाया, वो ब्यूरोक्रेट ने, वो कमिश्नर लाहौर ने। समझ आ गई ना? पाकिस्तान के अंदर वजह क्या है कि अगर आप लोगों ने आगे जाना है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना कीजिएगा। अल्लाह मियाँ ना जो है ना वो राज़िक है। अल्लाह मियाँ ने अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता ना मिले कोई मसला नहीं, पढ़ा लो, अच्छा कर लो, बाकी चीज़ों च ना अपने आप को ना बेस्ट कर लो। तो जो चीज़ आपके बस में नहीं है, तो अगर तो मिल गया तो लिखते जाओ, प्रोजेक्ट लिखो। मैंने अभी भी जमा कराया प्रोजेक्ट, अभी दो दो प्रोजेक्ट जमा करवाए हैं बल्कि मैंने। लेकिन ये है कि अगर वैसे ही हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबरी से लेना है मैंने नहीं लेना। ठीक है? तो आपको जिंदगी में ना अब समझ नहीं आ रही कि इस सिस्टम के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए कि आप यू आर माई फाइंड। लेकिन वो जिंदगी में इतने प्रोजेक्ट आ जाते थे, वो तो लिखने से जब अप्रूव बात ना हो जाते थे पूरा कुछ। यू आर माई पॉइंट। ठीक है? तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट विन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब लीफी cotyledon development and histone deacetylase are pivotal in controlling the formation of somatic embryo from cultured cells. The manipulation of these genes can be dramatically influence the efficiency of। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? कि हम डिफरेंट ट्रीटमेंट करके इसके जीन के एक्सप्रेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। फिर हमें अच्छा, जिस कल्चर सेल्स के अंदर इनकी जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा वो ट्रीटमेंट बेस्ट होगी। वो मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। ठीक है? अच्छा, improve the efficiency of embryo in small thus enhancing the overall yield of viable plant land। In addition to the somatic embryogenesis, organogenesis होती है। The formation of plant organ from tissue culture is a strongly driven by genetic factors। अब जी अच्छा, इनका आप ये जब आप चाय बनाते हो तो आपको क्या कैसे चाहिए? चीनी भी चाहिए, पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए। समझो ये इतना ही है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट करने के लिए आप इस कमरा बनाना है, इस कमरे के लिए आपको पंखे भी चाहिए, लाइटें भी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पंखा। हाँ, वो एग्जैक्टली वो जब वो रूट्स एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तो रूट्स रिलेटेड जीन्स एक्सप्रेस होंगे। अगर साइटोकाइनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो शूट रिलेटेड जीन। आगे रोल जीन्स का ही है। आगे रोल जीन्स का ही है। कौन सी जीन्स अप रेगुलेट हो रहे हैं, कौन से जीन डाउन रेगुलेट, इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? मैंने एपिजेनेटिक्स के बारे में बताया था। क्या होती है एपिजेनेटिक्स? जेनेटिक्स जो इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर हमने साइटोकाइनेट एक एनवायरनमेंट दी, एक के ऊपर हमने अ, वही कहानी जो एपिजेनेटिक्स है। मैंने आज आप लोगों को एक। जी जी, अल्लाह खैर। वो- ये डायरेक्ट के साथ भी सेम है। आप भी आप भी इसी में कर लो यार। ठीक है, मैंने आपका कर दूंगा। समझ आ गई तो आप। अच्छा, कोई काम करना है ना, आपने पहले ना सोचना है कि यार एमडीयू कब बनेंगे। एमडीयू का होगा ना, क्या हो ये भी कर सकते हैं, एमडीयू बन रहा होगा तो केमिकल बनेगा। मतलब ये केमिकल क्या है? फर्क किया कोई, फर्क किया आपको विटामिन सी बनेगा। वो विटामिन सी क्या करता है कि एमडीयू की शेप बना देता है। फर्क क्या क्या विटामिन ए इसके अंदर बनेगा, तो वो विटामिन उसकी खास स्ट्रक्चर। फर्क क्या हम कहेंगे, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर इस लैब के अंदर अगर यहाँ पर एक इक्विपमेंट आके रख दिया जाए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे
यहाँ पर एनालिसिस हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है? एनालिसिस। ठीक है। इट मींस दैट अब एनालिसिस क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन है। एनालिसिस क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी। इसी तरह कोई एक ऐसा केमिकल है जब वो होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। अगर हम वो केमिकल ही उस सेल को जैसे एक्सट्रैक्ट करके उसका एनालिसिस कर ले, उसको क्वांटिफाई कर ले, क्वांटिफाई का मतलब उसकी क्वांटिटी मालूम कर ले, वो किसी भी मेथड से हो सकती है। वो आप बाद में देखेंगे उस केमिकल को क्वांटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो आप हर एक के लिए डिफरेंट होगा। वो आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर या बुक्स में से वो पता चल जाएगा। अब एडिशन टू द सोमैटिक ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है? ऑर्गेन बनना, फल का शूट है उससे रूट बनना, और रूट से शूट बनना, या फ्लावर से फ्रूट बनना, ये भी ऑर्गेनोजेनेसिस है। ठीक है। अच्छा, इस ड्रिवन बाय जेनेटिक जीन्स एसोसिएटेड विद हार्मोन्स signaling pathway particularly oxygen and cytokine response determine the type of organ that develop, but we root shoot are, ये कौन डिपेंड करता है? जीन्स जो उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? अब ये जो जीन्स है ना, आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई मेरा सारा डिवीजन फोकस होता है वो जीन्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि जीन्स के बगैर आप टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि हर चीज लिंक किसके साथ है? वो जीन्स के साथ है। ठीक है। अब ये एक मैंने ना उसको टेबल की फॉर्म में दी मुझे। अच्छा, अब है प्लांट जीन मैनिपुलेशन विद टिश्यूज कल्चर इन्वॉल्व द अल्टरिंग द प्लांट जीन टू improve द ट्रेट सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, टॉलरेंस एंड यील्ड पोटेंशियल। इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम हम इसको यूज करते हैं जीन ट्रांसफर करने के लिए। डिफरेंट मेथड्स हैं। क्या जीन अगर हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना है तो वो क्या करेंगे? हम फर्ज किया आप लोग अपने घर से यहाँ कैसे आते हैं? बस एक वेक्टर है। बस क्या है? वेक्टर क्या है? जो ट्रांसफर करता है आपको वहां से यहाँ तक। इसी तरह जब हमें जीन ट्रांसफर करना होता है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे प्लांट के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह, तो एक वेक्टर यूज होता है। वो जीन गन भी हो सकती है। जीन गन के अंदर जीन डाला, उसको ब्लास्ट किया और प्लांट के सेल के अंदर चला गया। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी यूज होते हैं, जिसको बैक्टीरिया को हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम। वो उसके उसके प्लाज्मिड के अंदर हम अपना जीन डाल देते हैं, वो एग्रोबैक्टीरियम कैलस को जाके इन्फेक्ट करता है, तो हम कैंसर बनाई होती है, उधर जाकर ये जीन ट्रांसफर नेचुरली कर देता है। ठीक है। ये मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे करता है। लैक्टोप्रेशन है, फिर वो डिटेल है। इसके अंदर हम लीफ डिस्क भी यूज कर सकते हैं, कॉर्टिनेटर भी, मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियोजेनिक कैलस कैलस भी हम यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर अ जीन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। कल्चर मीडिया होता है, उसके अंदर हम नॉर्मली पर से जब भी हम कोई जीन ट्रांसफर करते हैं, जब भी हम कोई जीन ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि हम अपने जीन के साथ में एक और जीन भी ऐड करते हैं। फर्ज किया आप दोनों को मैंने इकट्ठा, पर मैंने जीन ये ऐड करना है, ठीक है, आपको भी साथ रखा होगा। आप है एक ऐसा जीन है जिसके ऊपर ग्लाइकोसेट, ग्लाइकोसेट का व्हाट इज ग्लाइकोसेट? वीटी साइड से कहते हैं, जो वीड्स को किल करते हैं। वीडी साइड क्या होते हैं? जो वीड्स को। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? जो बैक्टीरिया को, जो जर्म्स को किल करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक जीन हो जो किसी सेल के अंदर हो, वो उस एंटीबायोटिक को ही किल करते हैं। एक तो है ना एंटीबायोटिक, बल्कि ये एंटीबायोटिक है, ये इसको मार देता है। लेकिन इसके अंदर हम ना इसको ना इसके अंदर जीन ऐड कर देते हैं, उसे आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहेंगे।
ये जब इसके ऊपर डाटा लगेगा ये इसको ब्रेक कर देगा, उस जीन को क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ कि एंटीबायोटिक लाइक कैनामाइसिन। अच्छा, अब हम अगर मैंने कहा ना एक ये चीज है, आप इसके साथ रखो, आप है एंटीबायोटिक कैनामाइसिन रेजिस्टेंट की, आप क्या है। अच्छा, जब भी इस प्लांट के सेल के ऊपर कैनामाइसिन ऐड करेंगे ना तो मर जाएगा, लेकिन अगर आप इनके साथ होंगे ना तो सेल मरेगा, सर्वाइव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं मार्कर। इसको इसका मतलब है ये है एक्टिविटी, सिर्फ वो सेल सर्वाइव करेगा जिसके अंदर आप दोनों जीन्स होंगे। जिनके अंदर आप दोनों जीन्स नहीं होंगे वो मर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अब आपके जीन के साथ एक एनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन ऐड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैलस के बाद सिर्फ वही सेल कैलस के सर्वाइव करेंगे जिनके अंदर हमने जीन ट्रांसफर किया होगा। नहीं लगी समझ, सिर्फ वही जीन ट्रांसफर होगा, वही प्लांट सर्वाइव करेगा जिसके अंदर वो जीन ट्रांसफर किया गया होगा। यहां पर समझ आ गई। अब यहां पर नहीं देखिए, एमएस मीडिया सप्लीमेंटेड विद सेलेक्टेबल एजेंट लाइक एंटीबायोटिक कैनामाइसिन and growth regulators. A gene insertion, desired gene construct produced in the plant cell, transfer cell selected using antibiotic and herbicide resistant marker. उसके आपके जीन के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, एंटीबायोटिक या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन। हर्बिसाइड का होती है जो फर्स्ट को किल करती है। अगर हमारे पास हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन हो जो हर्बिसाइड को मार दे तो आपका प्लांट डेड नहीं होगा। एक प्लांट है, इसको तो हमने हर्बिसाइड स्प्रे की मार दिया, लेकिन अगर हमने इसके अंदर एक जीन ऐड कर दिया जो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होते हुए मरेगा नहीं। ठीक है, अब हमने एक तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन ऐड कर दिया और साथ में आपने दूसरा जीन पर ड्राउट टॉलरेंट वाला जीन वो कच्चे ऐड कर दिए। अब ये जो प्लांट है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट भी हो जाएगा और ड्राउट टॉलरेंट भी मिलेगा। दो काम इसके, ये ज्यादा नहीं अच्छा हो जाएगा कि दो काम। अच्छा, अब हमने सिलेक्ट करना है पहले पौधा, कैलस से पौधा भर गया, रीजनरेट कर लिया। ठीक है, अब साथ में हमने उसके अंदर हर्बिसाइड भी डाल दी थी, हर्बिसाइड डाली थी। सिर्फ वो प्लांट सर्वाइव करेगा जिसके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन भी है और ड्राउट टॉलरेंट जीन भी है। जी बच्चे, हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट क्या है, हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन। अगर कोई हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन होगा तो वो ग्लाइफोसेट को ही खत्म कर देगा। पर नहीं, ग्लाइफोसेट है, अगर कोई इसको ब्रेक करते हैं उसको कहेंगे ग्लाइफोसेट को मारने आ रही है, ग्लाइफोसेट को। लेकिन ग्लाइफोसेट आपकी पौधों को मारती है, हम ग्लाइफोसेट को मारते हैं। यहाँ पर ठीक है। तो अब ये काम हम करते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू ही किया जा सकता है। ये काम अगर हमने जीन ट्रांसफर करना है तो कैलस के थ्रू ही किया जा सकता है। जब एक कैलस एक सेल सर्वाइव कर जाता है फिर उस सेल से हम पूरा प्लांट ग्रो कर लेते हैं और वो जीन फिर प्लांट के हर सेल के अंदर चला जाता है। वो जीन जो है फिर प्लांट के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब प्लांट बन जाता है, एंटीबायोटिक दे ही हम सारी है तो केमिकल इफेक्ट करती है। एंटीबायोटिक देने ताकि प्लांट जो है उससे सही करती है कि अगर उसमें रेजिस्टेंस होगी तो एंटीबायोटिक को ले नहीं पाएगा और उसकी बीमारी हल नहीं कर पाएगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने बैक्टीरिया को, हम यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, तो हमने उस जीन को मॉनिटर करना है कि हमारा जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसकी एग्जैक्टली पर ये हमने ये करना है कि ये बंदा जो है ना इसको हमें ना इसको साथ में हमने टैग लगा दिया, इसके साथ हमने वो जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट। तो हमें पता चल जाएगा अगर हमें सैटेलाइट के साथ इसके साथ टैग ना लगाया तो हम मॉनिटर नहीं कर सकेंगे ये कहाँ जा रहा है।
लेकिन अगर हमारे पास कोई टैग होगा हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे ये मीडिया के किस इलाके में बेस्ड है, पूरा है या फेयर है। लेकिन एक बार ये ट्रांसफर करने के लिए तो हमें करनी पड़ेगी ना। अच्छा, बाद में लोग ये करते हैं कि वो एक और टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू ना वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसमें से खत्म हो जाता है, मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक प्लांट की बनती है वो ट्रांसजेनिक प्लांट से सिर्फ हमारा ड्रॉप डाउन जीन है एंटीबायोटिक का दूसरा जीन उसमें से वो बाद में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके बाद वो फर्दर वो प्लांट को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो उसमें से रिमूव हो जाता है, सिर्फ ड्रॉप वाला जीन रह जाता है। समझ आ गई इसको। अच्छा, इस तरह करके हम ना ये ट्रांसजेनिक प्लांट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने नॉर्मली स्प्रे करनी होती है वीड्स को मारने के लिए। जिस तरह हमारे पास ग्रासेस है, तो हमने ग्रासेस के अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन ऐड कर दिया ना, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन ऐड कर दिया। आपने लैंडस्केपिंग करनी है, लेकिन जब हम लैंडस्केपिंग करते हैं तो ग्रासेस के साथ कुछ वीड्स भी ग्रो हो जाती है जिसकी वजह से लॉन अच्छा नहीं लगता। अब हम जस्ट स्प्रे करेंगे, आपकी ग्रास सेव रहेगी, वीड सारी किल हो जाएगी। ये तो अच्छा नहीं हो गया कि आपको भी आपका लॉन के अंदर सिर्फ एक ही ग्रास होगी जो आप वाली होगी, वो आपका लॉन जो है वो ज्यादा अच्छा, वो एस्थेटिकली दे विल बी मोर अपीलिंग। समझ आ गई आपको। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है अगर हमारे पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंट चीज आ जाए, क्या नुकसान हो सकता है। रीसेट तो डाउन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसका पॉलन ग्रेन, जरा उसके पॉलन ग्रेन के अंदर भी तो हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन चला गया ना। अगर वो पॉलन ग्रेन ने जाके फर्टिलाइजेशन ऐसे किसी वीड के साथ कर दी, वो वीड भी रेजिस्टेंट हो जाएगी और वो सुपर वीड बन जाएगी, उनको किल करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात भी समझ आई ना। वो वीड ही तो वो मर गई, रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, इसलिए इसके जहां पर कुछ फायदे हैं हमें साथ में उनके नुकसान के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कहते वाह असं ट्रांसजेनिक प्लांट बनाई जाइए जीएमओ बनाई जाइए तो बेड़ा गर्क हो जाए, हम सुपर बीज बना जाए। अच्छा, आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, पता है आपको? अच्छा, जब से प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बना ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, लाहौर में डिजीजेस ज्यादा हो गई है। कंटेमिनेशन ये क्या करते हैं, पहले रिमूव करते हैं, ओपनली फेंक देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है क्या करना है। जब से दुनिया में टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं इंसेक्ट्स के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। सही है ना। अच्छा, जब से ग्रानुलेस्ट आए हैं तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम कम हो गए हैं। हॉर्टिकल्चर वाले तो खीर ही कर देती है ना। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट ना, कि आपने ये जो स्टेप्स है जीन मैनिपुलेशन के अंदर, फिर ये है कि sperm cells are reduced to form shoots and roots by organogenesis or somatic embryogenesis। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर एनपीटी2। एनपीटी2 क्या है? ये वो जीन है जो कि कैनाबाइसिस रेजिस्टेंट है। ये क्या है? हमने आप इस एनपीटी2 को के साथ आपने ड्राउट टॉलरेंट जीन ऐड कर दिया। ठीक है, ये वो जीन है जो कि ये हाइड्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। ये वो बाकी है रिपोर्टर जीन। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर फर्ज कि हमने एंटीबायोटिक या ये रेजिस्टेंट जीन ना ऐड करें, हम अपने जीन के साथ एक और जीन ऐड करते हैं जो कि फ्लोरिसेंस देता है। क्या देता है? वो जीन एक लाइट ग्रीन लाइट देता है। हम कैलस के अंदर उसको ट्रांसफर किया, फिर उस कैलस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि ग्रीन, अगर उसके अंदर कोई थोड़ी लाइट नजर आ रही है किसी सेल्स के अंदर, उस सेल्स को ना कैलस में से नजर आ रही है, लेकिन उन सेल्स के अंदर हमारा जीन गया, इसलिए उन सेल्स के अंदर हमारा जीन ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो फिर आ गया एप्लीकेशन, क्या क्या है इसकी। हमने क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हम बना सकते हैं, ड्राउट टॉलरेंट प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है?
न्यूट्रिएंट कंटेंट इनहांस कर देना, हमने प्लांट्स के अंदर फर्ज के जिंक की डेफिशिएंसी है कि किसी प्लांट के अंदर, हमने उसके अंदर जिंक ऐड करवा देना। उसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है जिस तरह राइस के अंदर, तो हम विटामिन ए उसके अंदर इंक्रीज कर देना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। वो जीन्स हमने ऐसे जीन्स ऐड कर दिए जो कि जिंक को सीड की तरफ मोबिलाइज कर देंगे। सॉइल में से जिंक लेंगे और उसको सीड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह राइस का सीड है ना, अगर उसके अंदर विटामिन ए होगा तो आपकी आईज ठीक रहेगी, रिकेट्सिया की बीमारी नहीं होगी। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसी तरह ही आजकल मिनरल न्यूट्रिशन भी है, प्रोटीन, आप फार्मास्यूटिकल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम कई ऐसी ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, कि जिसकी हम फार्मेसी में एज ए ड्रग के तौर पर हम जीन मैनिपुलेशन पाथवे करके हम चाहते हैं कि एक ऐसी ड्रग बने जो प्लांट के अंदर बने और वो ज्यादा तादाद में बन जाए। ठीक है, और इस तरह, और उसमें से वो ड्रग हम आइसोलेट करके अब आप कंपनी खोल सकते हैं और उसको, ठीक है। अच्छा, और ये काम हम टिश्यू कल्चर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। इवन हमें इसके लिए फील्ड भी लगाने की जरूरत है। हमने प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया बनाया, लिक्विड मीडिया बनाया, वो जो चीज ट्रांसफर किया था वो एक स्पेशल तरह का केमिकल प्रोड्यूस करता है। उसको एक लिक्विड कल्चर के अंदर हमने उसके सेल बन जाएंगे, कैलस बन जाएंगे, कैलस बन जाएंगे। जब कैलस बन गए तो केमिकल भी बन रहा होगा उसके अंदर, जो मेडिसिन भी बन रही है उसके अंदर बननी होगी ना कि नहीं? एक प्लांट है उसके अंदर एक मेडिसिन बहुत ज्यादा तादाद में होती है, पर किया हमने कोई पैराडोल है फर्ज किया, या इंटरफेरॉन है, वो किसी हमारे प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब हमें प्लांट जरूरत नहीं है, हमें क्या किया, सिर्फ उसकी कैलस ली, उसको लिक्विड कल्चर में कल्चर किया। अब प्लांट के सेल बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं। उस कैलस में से पैराडोल एक्सट्रैक्ट कर ली। हमें क्या चाहिए, अब मेडिसिन चाहिए। हमें प्लांट करना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें मेडिसिन प्लांट को यूज करते हुए आप मेडिसिन की फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। मेडिसिन की, इसको बायोरिएक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर। उसको एक खास तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके अपनी जेनेटिक स्टेजेस करके ये चीज एक्सप्रेस हो गए तो वो मेडिसिन बनेगी। फर्स्ट हमें पता चला कि ये चीज एक्सप्रेस हो गए तो विटामिन बी, ए, सी बनेगा ज्यादा। हम उनको वो कंडीशन प्रोवाइड कर दें केमिस्ट के अंदर। समझ आ गई? और उसके थ्रू भी हम फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। और आपको फील्ड की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट लैब के अंदर हम, जिस तरह आजकल लैब के अंदर गोश्त भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, पता है आपको? लैब के अंदर गोश्त भी प्रोड्यूस हो जाता है, लैब के अंदर प्रोटीन रिच फूड बन जाती है। ठीक है, इसी तरह ही हम प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए हम इंडस्ट्रियली जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। इट्स अ ह्यूज एप्लीकेशन। इसका फ्यूचर प्रोवाइड है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीओमिक्स। ये मैं बाद में बताऊंगा मल्टीओमिक्स क्या होती है, जो हम ये काम कर रहे हैं, जीनोमिक्स का, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, इन सब को इसके साथ इंटीग्रेट करके हम नए से नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये आज का फिर काफी होगा, बाकी फिर बात में इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे।